प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने आपको ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका संविधान, फ्रांस का संविधान, इन विभिन्न देशों के संविधानों की विशेषताओं पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम साम्यवादी चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें चीन का जो वर्तमान संविधान जो वहाँ पर लागू है वो कब हुआ और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं जो कि हमारे सिलेबस के अनुसार है। तो विद्यार्थियों, चीन का जो वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1978 में जो संविधान था उसमें काफ़ी संशोधन करके और एक नया संविधान 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत किया। अब इस संविधान में क्या क्या विशेषताएं दी है उसके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। चीन का जो 1982 का जो संविधान है वो लिखित एवं निर्मित संविधान है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पूर्व जो संविधान थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी, उनके बारे में भी हमने विभिन्न लक्षणों के बारे में आपको स्पष्ट किया था। यहाँ पर हम पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। चीन का संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। इस संविधान के जो कुल अध्याय हैं उनमें चीनी गणराज्य के विभिन्न अंगों जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का एक विस्तृत विवरण लिखित रूप में दिया गया है। इसलिए चीन के संविधान को हम लिखित संविधानों की श्रेणी में शामिल करते हैं। लिखित और निर्मित पर एक बार पुनः प्रकाश डाल रहा हूँ। लिखित संविधान जब किसी देश के संविधान को एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया जाता है और उसको लिख दिया जाता है और उसके अनुसार प्रशासन व्यवस्था संचालित की जाती है, उसे हम लिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। इसी तरह उसी कड़ी में जनवादी चीन का जो संविधान है वो भी लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसी तरह मैंने आपको पूर्व बताया था निर्मित संविधान और एक होता है विकसित संविधान। तो यहाँ पर हमने चीन के संविधान को निर्मित संविधान की श्रेणी में डाला है, क्योंकि जिस संविधान का निर्माण एक संस्था, एक सभा के द्वारा किया जाता है एक निश्चित समय में, उसे हम निर्मित संविधान कहते हैं। और चीन का संविधान उसी श्रेणी में आता है क्योंकि चीन के संविधान का निर्माण एक विशेष समिति एवं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अब चूंकि लिखित संविधान और निर्मित संविधान है तो उसकी एक प्रस्तावना भी होती है। इसी तरह चीन के संविधान में 4 भाग हैं और 138 अनुच्छेद दिए गए हैं। इस प्रकार आपको समझ में आया होगा कि भाई चीन का संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान की श्रेणी में सम्मिलित है। अब हम चीन के संविधान की दूसरी विशेषता पर चर्चा करें, वो है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। तो अब हम यहाँ बात करें जनवादी क्या है। जनवादी शासन व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी एवं नियंत्रण होता है, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ, जनता से चलने वाला शासन जो है, शासन व्यवस्था का में प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी शामिल की जाती है और उसका नियंत्रण होता है। अब बात आती है लोकतांत्रिक तानाशाही क्या है। लोकतांत्रिक तानाशाही का चीन में अर्थ है कि बहुसंख्यक किसान व मजदूरों का अल्पसंख्यक पूंजीपतियों एवं जमींदारों पर नियंत्रण रहता है। जहां तानाशाही शासन व्यवस्था में
कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं उनका आम पब्लिक पर नियंत्रण और अंकुश होता है। लेकिन यहाँ बात करें लोकतांत्रिक तानाशाही की जो चीन के अंतर्गत देखने को मिलती है, यहाँ श्रमिक और मजदूर का गठजोड़ है और बहुसंख्यक जो किसान और मजदूर है वो जो अल्पसंख्यक पूंजीपति एवं जमींदारों पर नियंत्रण अपना रखते हैं। इसलिए चीन के संविधान को जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही संविधान कहा जाता है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 1 में जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है। अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कर रखा है कि जनवादी जो चीन है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही यानी जनता बहुसंख्यक कौन है वहाँ, श्रमिक वर्ग और भाई एक तरीके से कहें किसान वर्ग, इनके द्वारा एक समाजवादी राज्य का निर्माण किया गया है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्गों के हाथों में है, जहां श्रमिक और किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। तो यहाँ विद्यार्थियों आपने देखा कि अनुच्छेद 1 में ही चीन के जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही के लक्षण को स्पष्ट किया गया है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों और किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं संविधान की अगली विशेषता पर। अगली बात करें चीन के संविधान की तो अगली विशेषता है साम्यवादी दल की प्रमुखता। साम्यवादी दल की प्रमुखता अर्थात कहें कि एक दलीय व्यवस्था है, वहां पर एक दलीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। वो दल ही वहां पर सत्ता के सर्वोच्च पर होता है। तो चीन के संविधान में एक दलीय शासन व्यवस्था को बनाया गया है और वो दल है साम्यवादी दल। चीन के संविधान की प्रस्तावना में ही साम्यवादी दल का गुणगान किया गया है। सर्वसर है साम्यवादी दल, एक दूसरी के जो नेता हैं वही शासन में भागीदारी होती है हर जगह हर स्तर पर। तो जो संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई थी उस प्रस्तावना में इस साम्यवादी दल का बहुत ही गुणगान किया गया है। अब बात आती है अगली विशेषता राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। चूंकि पूर्व के जो भी चीन के संविधान थे उनमें 1978 के पूर्व जो संविधान थे उनमें राष्ट्रपति पद की बात कही गई थी, लेकिन 1978 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की समाप्ति कर दी गई थी। लेकिन 1982 के संविधान में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना चीन के संविधान में की गई। आशा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था 1982 के संविधान में पुनः की गई, जो कि 1978 में समाप्त कर दी गई थी। इसलिए हम बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है चीन में। इसी तरह सेना और साम्यवादी जो दल है उसका अध्यक्ष पद भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने देखा कि 1982 के संविधान में चीन में साम्यवादी जो शासन था उसमें राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। चूंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह सेना और साम्यवादी दल का अध्यक्ष भी होता है। अब हम चीन के संविधान की अगली विशेषता पर जाएं तो देखें कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हमने देखा भारत में, अमेरिका में, दोनों ही देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया था, लेकिन यहाँ साम्यवादी चीन के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि उसके कार्य में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई हस्तक्षेप न करे, वो निडर और निर्भीक रूप से अपना कार्य कर सके।
इसकी व्यवस्था भारत और अमेरिका के संविधान में तो की गई है, लेकिन चीन के संविधान में ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय है चीन के अंतर्गत, वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय, जो सबसे उच्च न्यायालय है चीन के अंतर्गत, जिसको सर्वोच्च जनवादी न्यायालय कहते हैं, वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है, उसके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता है। साथ ही जिस तरह भारत में और अमेरिका में बात करें कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है, उस तरह की व्यवस्था चीन के संविधान में देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा चीन के संविधान के अंतर्गत जो चीन का सर्वोच्च जनवादी जो न्यायालय है, उसको न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। न्यायिक पुनर्अवलोकन की जब बात करें हम, तो मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जब न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, किसी भी देश के सबसे उच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए किसी कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए किसी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति हो, उसकी पुनर्जांच की शक्ति हो, तो उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। और यदि वो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं, उनको रद्द कर देगा। तो ये शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय की, वो भारत और अमेरिका में तो है, लेकिन यहाँ चीन के सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति नहीं रहती। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी आदेश या कानून जारी किए जाते हैं, उनकी जांच करने की शक्ति सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता पर, वह है जनवादी गणतंत्र। जनवादी गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, पीपुल्स रिपब्लिक्स। यह गणतंत्र की जब बात करें तो चीन के संविधान के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट कहा गया है कि चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता है वो जनता में निहित होती है। तो गणतंत्र वहीं होता है जहां सत्ता जनता में निहित हो। भारत के मामले में देखा, अमेरिका के मामले में देखा कि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो जहां राष्ट्र का प्रमुख है वो निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत हो, तो वहाँ गणतंत्र देखने को मिलता है। ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वो राजा होता है और राजा वंशानुगत होता है। लेकिन चीन में गणतंत्र देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग करती है। इसी तरह हर स्तर पर जन कांग्रेस का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से जनता एक तरीके से सत्ता में भागीदारी निभाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन का जो संविधान है वो जनवादी गणतंत्र है। एक चीन के संविधान की और अच्छी विशेषता है, वो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत का उल्लेख चीन के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि चीन के सभी शासकीय अंग, जिसमें कार्यपालिका भी आ गई, व्यवस्थापिका भी आ गई, न्यायपालिका भी आ गई, लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेगा। तो अनुच्छेद 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि चीन के जो भी सभी शासक अंग हैं वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेगा। अब यहाँ हमें लोकतंत्र और केंद्रवाद दोनों पॉइंटों को अलग अलग से समझना होगा। लोकतंत्र क्या है और केंद्रवाद क्या है, तब लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को हम वहाँ समझ पाएंगे। तो लोकतंत्र का मतलब समस्त जनता के अंतर्गत निहित होता है। लोकतंत्र की भावना समस्त जनता का जब शासन होता है एक तरीके से, जिसमें भागीदारी होती है, तो एक तरह से लोकतंत्र होता है। अब केंद्रवाद की जब बात करें हम, तो शासन या साम्यवादी दल का प्रत्येक निम्न अंग, शासन या साम्यवादी दल का जो प्रत्येक निम्न अंग है, निचले स्तर का जो अंग है, अपने ऊपर वाले अंग के अधीन होगा। यही केंद्रवाद है। यानी धुरी से नीचे की तरफ जब हम चलकर आते हैं, केंद्र बिंदु से नीचे की तरफ जब हम चल के आते हैं, तो प्रत्येक ऊपर से प्रत्येक निचला अंग वो अपने ऊपर के अंग के अधीन होता है, उसके
अधीन कार्य करता है, अर्थात निम्न अंग को अपने उच्च अंग की आज्ञा मानना अनिवार्य है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज चीन के संविधान के अंतर्गत कुछ प्रमुख विशेषताएं देखी। जैसे चीन का संविधान, वर्तमान संविधान जो है वो कब लागू हुआ उसके बारे में बताया आपको 1982 में। इसकी विशेषताओं के बारे में अपन ने देखा कि लिखित और निर्मित संविधान है। इसके अलावा अपन ने देखा कि चीन का जो संविधान है वो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है, यानी कि यहाँ पर जो बहुसंख्यक किसान और जो मजदूर हैं उनका अल्पसंख्यक एवं पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। साथ ही बात करें हम साम्यवादी दल की प्रमुखता है, अर्थात एक दलीय शासन व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर साम्यवादी दल का प्रभाव रहता है प्रमुख रूप से। इसी तरह 1982 संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो विशेषता आपको बताई थी, स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव देखने को वहाँ मिलता है। इसके बाद बात करें वहाँ जनवादी गणतंत्र है। इसके बाद बात करें लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को अपनाया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कमाल आए। वीडियो निकल में सेव करा तो कहाँ वो, अरे अभी आपने पूरा इमेज